हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी ओपन के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत अच्छी कविता सुनाता हूँ कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घनघन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। कि और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। बस इसी कविता के साथ अपन आज का वीडियो चालू करते हैं। ये अपनी वर्णमाला का हिंदी का वीडियो लेक्चर 2 है। तो यदि आपने पहला लेक्चर ना देखा हो तो पहले आप उसको देख कर के आएँ, ताकि आपको हिंदी के अंदर की अपनी जो यात्रा अपन ने प्रारंभ करी है वो यात्रा आपको समझ में आए। ठीक है, आज से अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के अंदर, और पहले टॉपिक का नाम है आपका वर्णमाला। वर्णमाला, अब आपको पता है पहले लेक्चर में आपने देखा था कि हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आती है उसकी परिभाषा, फिर दूसरे नंबर पर आता है उसका क्या प्रकार, मतलब किसी भी टॉपिक को पूरा करने के 3 स्तर हमको पार करना होते हैं। 3 स्तर को पार करते ही हम एक टॉपिक को सीख चुके होते हैं। तो पहला स्तर है आपका परिभाषा, दूसरा है प्रकार, और तीसरा आपका स्तर होता है उदाहरण। किसी भी टॉपिक को शुरुआत करने की, किसी भी टॉपिक में एंट्री करने का पहला जो स्तर है वो होता है आपका परिभाषा। अपन बात करेंगे वर्णमाला, तो सबसे पहले अपन वर्णमाला की क्या बनाएंगे, परिभाषा बनाएंगे कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करें माला, तो माला क्या होती है। माला एक समान प्रकार के तत्वों का एक समूह होता है जिसे अपन माला कहते हैं। जैसे कि फूलों की माला हो गई, हमारी मोतियों की माला हो गई, उसी प्रकार से अपन बात करेंगे किसकी, उसी प्रकार से अपन बात करेंगे वर्णमाला की। तो वर्णमाला आपकी होगी किसकी माला, बताओ, वर्णों की माला। तो सबसे पहले अपन वर्णमाला बनाएं, उसके पहले वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। तो अपन वर्णमाला को प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभिक स्तर है हमारा परिभाषा। तो वर्णमाला की सबसे पहले हम बना रहे हैं परिभाषा। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या कहती है हमारी, कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम, वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम। अब देखो इसके अंदर बोले भाषा के अंदर वैज्ञानिक कहाँ से आ गए, तो भाषा के वैज्ञानिक वही है जिनको अपन साहित्यकार बोलते हैं। तो वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम जिसमें ऋस्व वर्ण, अब ये ऋस्व क्या है अभी अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम जिसमें ऋस्व वर्ण या इन्हीं को बोला जाता है आपका लघु वर्ण। ऋस्व वर्ण अथवा लघु वर्ण। लघु वर्ण के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं बताओ, ये अ, ई, उ, और आगे भी चलेंगे तो ये क्रम हमको देखने को मिलेगा। वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम जिसमें ऋस्व वर्ण अथवा लघु वर्ण पहले तथा दीर्घ वर्ण का एक नाम और होता है जिसे अपन गुरु वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण अथवा गुरु वर्ण बाद में। अब दीर्घ वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, दीर्घ वर्ण हो सकता है आपका ये वाला आ, ये बड़ी वाली ई और उ, और आगे भी ये क्रम हमको देखने को मिलता है। तो वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम जिसमें ऋस्व वर्ण अथवा लघु वर्ण पहले तथा दीर्घ वर्ण गुरु वर्ण बाद में आते हो। दीर्घ वर्ण गुरु वर्ण बाद में आते हो, उसे वर्णमाला कहते हैं। ये अपन ने अपने शब्दों में एक वर्णमाला की परिभाषा बनाई। देखो, वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम जिसमें ऋस्व अथवा लघु वर्ण पहले तथा दीर्घ वर्ण गुरु वर्ण आ यू बाद में आते हो, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। यदि इसी परिभाषा को हम क्या करें बताओ, अभी इसी परिभाषा को यदि दूसरी भाषा की वर्णमाला पर लागू करने जाएंगे तो ये परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी बताओ, वहाँ पर जाते हुए फेल हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन एक फैक्ट बनाते हैं इसके अंदर कि जो प्रत्येक भाषा होती है हमारी, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जिसकी सहायता से शब्दों से एवं शब्दों के बाद क्या बनेंगे हमारे वाक्य,
शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण किया जाता है जिसके पश्चात हमारी भाषा निर्मित होती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जो भी भाषा हो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, और वर्णों से फिर बनता है वर्णमाला। अब वर्णमाला, आपने बोला कि प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, तो हाँ होती है। अंग्रेजी की वर्णमाला देख लो, उर्दू की वर्णमाला देख लो। वर्णों की सहायता से ही हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, और शब्दों के बाद हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, और उसके पश्चात हमारी क्या हो जाती है? भाषा निर्मित हो जाती है। अब जो प्रत्येक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा को एक लिखने का तरीका होता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। अब ये लिपि क्या हो गई? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। देखो, प्रत्येक भाषा यदि लिखी जाती है तो उसको एक तरीका होता है। जैसे मान लो मुझे हिंदी लिखना थी, तो मैंने इधर से ही लिखना प्रारंभ क्यों करा? इसको इधर से लिखना भी तो प्रारंभ कर सकता था। तो इसे ही लिखने के तरीकों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जैसे कि अंग्रेजी आपकी तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। फिर आपकी अलग अलग प्रकार की लिपियाँ होती है। एक ब्राह्मी लिपि होती है, एक खरोष्टी लिपि होती है, एक अरमाइक लिपि होती है, और अरबी फारसी लिपि होती है। उसी प्रकार से जो हिंदी है, हमारी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने का क्रम क्या है आपका? बताओ। देवनागरी लिपि में लिखने का क्रम है आपका क्या? बताओ। दाएं से बाएं। देवनागरी लिपि में दाएं से बाएं से दाएं। हिंदी भाषा को लिखने का बाएं से दाएं लिखा जाता है। और हिंदी भाषा को लिखने की लिपि क्या है? बताओ। देवनागरी लिपि है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्या है? बताओ। ये हमारे वर्णमाला का पहला फेज है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या? बताओ। परिभाषा। फिर से अपन थोड़ा सा परिभाषा पर चलते हैं। वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम, जिसमें हमारी ह्रस्व वर्ण अथवा लघु वर्ण पहले आते हो। तो क्या हमारी हिंदी वर्णमाला में लघु वर्ण पहले आते हैं? हाँ, आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जबकि रियल लाइफ में देखा जाए तो लघु, यहाँ पर देखो, वर्णमाला के अंदर लघु वर्ण क्या है आपका? पहले आया, और दीर्घ वर्ण बाद में आया। पर देखा जाए रियल लाइफ के अंदर तो पहले तो बड़ा भाई पैदा होता है या बड़ी दीदी पहले पैदा होती है। यहाँ तो उल्टा हो गया, छोटा भाई पहले पैदा हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े भाई, यदि रियल लाइफ में देखा जाए व्यक्ति की जीवन यात्रा, तो रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि जो बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई की अपने एक 9 महीने की यात्रा होती है, जिसमें पीछे आने वाले छोटे भाई का कोई योगदान नहीं होता है। यही बात हमारी हिंदी वर्णमाला पर लागू नहीं होती है। यहाँ पर जो बड़ा भाई बना है, उस बड़े भाई के योगदान में किसने सहयोग दिया है? छोटे भाई ने दिया है। सीधे सीधे बोले कि ये नींव है और ये क्या है? हमारी छत है। तो नींव के बिना छत टिकना संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से लघु वर्ण या ह्रस्व वर्ण के बिना दीर्घ वर्ण का निर्माण संभव नहीं है। बस इसी कारण से हमने इसको परिभाषा में शामिल करा कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम, जिसमें ह्रस्व वर्ण अथवा लघु वर्ण पहले तथा दीर्घ वर्ण अथवा गुरु वर्ण बाद में आते हो, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है, जिसकी सहायता से शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण किया जाता है, जिसके पश्चात हमारी भाषा निर्मित होती है। निर्मित होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर हमने बोला कि प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है।
इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। यहाँ पर हमने पार करा है क्या बताऊँ, पहला फेज़ परिभाषा वाला। अब अपनी एंट्री जो होगी वो किस में होगी, प्रकार वाले फेज़ में एंट्री होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में मैं इसे रफ करने वाला हूँ, इसे साफ करने वाला हूँ। फिर अपन सेकेंड फेज़ में एंट्री मारेंगे और उसे कहा जाता है आपका क्या बताओ, प्रकार कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे किसकी, वर्णमाला के प्रकार की। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आप बताओ वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको वीडियो, यदि आपको हिंदी भाषा सीखना है तो आपको अकेले बैठ कर के देखना होगा और सिर्फ वीडियो देखना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, हिंदी को पूरी सीख सकते हो। और रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट तो आपको उपलब्ध करवा ही दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी पूरी एक सीक्वेंस में चलती है और हिंदी में यहाँ पर अपन प्रत्येक टॉपिक को 3 प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट जो रहेगा आपका स्ट्रक्चर्ड पार्ट रहेगा, जिसमें अपन चित्रात्मक रूप में टॉपिक को समझने का प्रयत्न करेंगे। और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो आपका ट्रिक के फॉर्म में रहेगा, जिसे अपन शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। तो इन 3 पड़ावों में अपन टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं वर्णमाला के प्रकार की। परिभाषा को आपने बहुत अच्छे से समझा। अब अपन बात करेंगे वर्णमाला के प्रकार की। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग बनेगी वर्णमाला के प्रकार। तो वर्णमाला के जो प्रकार होते हैं, अब आप बताओगे वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। वर्णमाला के प्रकार कितने प्रकार होते हैं बताइए। गुड। वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं बताओ। 2 प्रकार होते हैं। वर्णमाला के हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा क्या बताओ, एक तो होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है हमारा स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। सबसे पहले यदि वर्णमाला की बात करें अपन, तो वर्णमाला के ब्रैकेट में यदि मैं यहाँ पर 52 लिख दूँ तो ये आपको पता है कि मैंने क्यों लिखा होगा, ठीक है। तो वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। परिभाषा पढ़ने के साथ ही आपने बोला था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। इसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी पहले लेक्चर में। तो आपने बोला था कि 52, तो कुल मिलाकर के वर्णमाला पढ़ने के साथ ही हम एक यात्रा पर निकले हैं कि हम 52 वर्णों के पास में जाएंगे, 52 वर्णों से मिलेंगे और इसके ऊपर डिस्कस चर्चा करेंगे, अपने विस्तृत चर्चा करेंगे कि अ जो है हमारा ये बना कैसे, ये कुल मिलाकर के इसको पहले कैसे रख दिया गया, ठीक है। इसके ऊपर अपन खूब चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अपन ने बोला वर्णमाला के प्रकार। तो वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है और एक क्या होता है आपका व्यंजन होता है। यहाँ पर मैं एक संख्या लिख रहा हूँ। अब देखो अपन सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस होंगे किस पर बताओ, स्वर पर। अपन व्यंजन के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो जब भी अपन व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे तब इसको उठाएंगे। अभी बात करने वाले हैं अपन किसकी बताओ, स्वरों की बात करने वाले हैं। तो स्वरों की बात करने वाले हैं तो अपनी हेडिंग कुल मिलाकर के क्या बनी बताओ। 1 नंबर पर अपनी हेडिंग बनी स्वर। तो 1 नंबर पर हमने हेडिंग बनाई स्वर। स्वर को अंडरलाइन करके अपन ने डैश लगाया। अब आपको पता है हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक तो आपका परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। तो सबसे पहले अपन स्वर की क्या बनाएंगे बताओ, परिभाषा बनाएंगे। स्वर की परिभाषा बनाने का प्रयत्न करते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि स्वर, तो स्वर में से एक शब्द निकल करके आया हमारा, स्वर में से निकल करके आया स्व, और स्व से हमने लिखा क्या बताओ, स्वतंत्र। स्व से हमने क्या लिखा बताओ, स्वतंत्र लिखा। अब आपको पता है परिभाषा लिखने का तरीका। तो अब देखो वर्णमाला है, भले आपका स्वर हो कि व्यंजन हो, इन दोनों को यदि मुझे कॉमन रूप से बोलना होगा तो क्या मैं इसे वर्ण बोल सकता हूँ। अब वर्ण के अंदर मेरे क्या आ गए बताओ, स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। तो कुल मिलाकर के अब अपन बात करेंगे स्वर की परिभाषा की। तो स्वर की परिभाषा बनाएंगे अपन। तो यहाँ से लिखेंगे मानव मुख से यहाँ पर आपको निकल करके आया स्वतंत्र। देखो हिंदी के अंदर 90% कंडीशन में जो हेडिंग होती है ना, वो हेडिंग ही हमारी 90% सहायता कर देती है कि उसकी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं। तो मानव मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, वर्णों को स्वर कहा जाता है। वर्णों को स्वर कहा जाता है। मानव मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को
स्वर कहा जाता है। क्या बोला हमने, बताओ, कि मानव मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अथवा करके इसकी एक और परिभाषा बना सकते हैं अपन। अथवा करके इसकी एक परिभाषा ये बना सकती है कि वर्णमाला के ऐसे वर्ण, या फिर हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके निर्माण एवं उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता अथवा सहयोग न लिया गया हो, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये हमने क्या बनाई, बताओ, अपने शब्दों में अपन ने स्वरों की परिभाषा बनाई, ठीक है। और इस परिभाषा को और अपन परिपक्वता कब प्रदान करेंगे, जब अपन व्यंजनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब व्यंजन की परिभाषा बनाएंगे तो स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा दोनों को क्या करेंगे, अपन कंपेयर करके देखेंगे। जिस प्रकार से मैं परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप खुद परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं। देखो, परिभाषा क्या होता है, आपका निर्देश होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। और जो इंस्ट्रक्शन, जो वर्ण, जो शब्द अथवा जो वाक्य उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेता है वही उसका क्या बन जाता है, बताओ, उदाहरण बन जाता है। तो ये परिभाषा बनाई अपन ने स्वर की, कि मानव मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, और वर्ण को ही क्या बोलते हैं अपन, बताओ, ध्वनि भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताओ। ये ध्वनि ही आगे चल करके आपकी क्या बनी है, वर्ण बनी। तो उच्चारित होने वाले वर्णों अथवा ध्वनि को स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके निर्माण एवं उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता या सहयोग न लिया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ये अपन परिभाषा वाले स्तर में घूम रहे हैं। अब आपका एक फैक्ट बन करके आएगा यहाँ पर कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, जितनी भी मैं आपको संख्या बताता हूँ, संख्या से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो अपन बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। क्या लिखा मैंने, बताओ, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमारी होती है 11। और साथ साथ में मैं क्या लिख रहा हूँ, बताओ, +2 लिख रहा हूँ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 + 2 होती है। बोले ये क्या बात हो गई सर, तो ये आपको आगे चल करके समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों करा। पर आपको क्या करना है, बताओ। अभी चलो और फैक्ट लिखते हैं अपन, एक आध फैक्ट और देखते हैं इसका। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है हमारी 11 + 2। कुल मिलाकर के फैक्ट ये बनेगा हमारा कि 11 + 2 हम बोल रहे हैं स्वरों की संख्या। तो कैसे बोल रहे हैं, तो सबसे पहले एक हेडिंग बनेगी, पढ़ने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। पढ़ने के आधार पर स्वरों की संख्या, ये फैक्ट बना हमारा, पढ़ने के आधार पर स्वरों की संख्या। तो इसे हम बोलेंगे क्या, बताओ, इसे हम बोलेंगे 11। पढ़ने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बोलेंगे हम, बताओ, 11। वापस से अपन एक और फैक्ट बनाते हैं, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या। तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी होती है 11 + 2। 11 + 2 अथवा इनको क्या बोलेंगे अपन, बताओ, इनको बोलेंगे डायरेक्ट अपन 13। ये 2 क्या चल रहा है, ये 2 आपके चल रहे हैं अयोगवाह स्वर, जिसके ऊपर अभी मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप 11 स्वरों पर फोकस हो, ठीक है। अपन 11 स्वर पढ़ने के बाद इन 2 पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर। अब अगला फैक्ट बनेगा हमारा, फैक्ट ये बनने वाला है कि हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित स्वर होते हैं। अभी अपन पहले ही स्तर के अंदर घूम रहे हैं। कौन सा है पहला स्तर हमारा, बताओ, परिभाषा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम कि स्वर की परिभाषा क्या बनाई। स्वर की परिभाषा आपको लेक्चर टॉपिक सीखने के लिए मात्र लेक्चर को देखना ही काफ़ी होगा, ठीक है। बाकी आपके लिए ये प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि आप वीडियो को पॉज करके अभी हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो इस दुनिया की सबसे सुंदर कॉपी या सबसे सुंदर बुक के निर्माता आप बनोगे।
ठीक है, जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। कब रहेगी? जब मैं भी आपके साथ ना रहूँगा और जब आपके पास ये वीडियो लेक्चर भी ना रहेगा, तब भी आपके पास में आपके सुंदर सुंदर क्या रहेंगे, नोट्स रहेंगे, और उनको एक बार देखने मात्र के रहेंगे। मैं कितनी अच्छी सुंदर PDF आपको सजा करके दे दूँगा, पर आपके हाथों के द्वारा बनाए हुए नोट्स से ज़्यादा सुंदर वो नहीं होगी। ठीक है, अपन बात करते हैं वापस से परिभाषा पर। मानव मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णों को या ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। अथवा करके एक और परिभाषा बनाई कि हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके निर्माण एवं उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता अथवा सहयोग न लिया गया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11+2 होती है। ठीक है, पढ़ने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11+2। कितनी होती है बताओ? 13 होती है। ये हमने बोला 11+2। अब यदि क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या होती है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? आप 11। इन 11 को ही आपका मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। इन 11 को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन बन जाए कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है, तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपकी 13 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है। अब अपन बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हमारे 11+2, हिंदी वर्णमाला में हमारे 11+2 तो लिख लिया अपन ने, लिखते हैं निम्नलिखित। हिंदी वर्णमाला में हमारे निम्नलिखित स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे निम्नलिखित स्वर होते हैं। ये हमने एक फैक्ट बनाया। अब कौन कौन से होते हैं, उन स्वरों के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा, स्वर जो है आपके 2 रूप में पाए जाएंगे। एक होगा उनका वास्तविक रूप और दूसरा उनका होगा मात्रिक रूप। स्वर हमारे किस रूप में पाए जाएंगे? 2 रूप में पाए जाएंगे। एक होता है हमारे स्वरों का वास्तविक रूप। अब वास्तविक रूप पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे मात्रिक रूप पर। तो वास्तविक रूप में आपने देखा कि सबसे पहले हमारा क्या आता है बताओ? अ आता है। अब अ अनार का कोई नहीं बोलेगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्या बताओ? अ। तो आप भी क्या बोलोगे बताओ? अ। तो अ आ, फिर होगा आपका ई और ई। अ आ ई ई, उ उ, फिर आएगा आपका री, फिर इसके बाद आएगा ए और आई, ओ और औ। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी एक मात्रा थी तो आपने एक मात्रा लगा दी, यहाँ पर 2 मात्रा थी तो आपने 2 लगा दी। तो कुल मिलाकर के कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है कि ये जो ए है और ये जो आई है, तो ये भी कुल मिलाकर के इस प्रकार से निर्मित होंगे। इनको देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को आज ही हमेशा के लिए क्लियर कर दो कि ये वर्ण कुछ भी नहीं होते हैं आपके, ये सिर्फ हमारे दिमाग में उत्पन्न हुआ एक कन्फ्यूज़न मात्र है। तो इसको हम ख़त्म करते हैं। और ये ए और ये आई होता है हमारा वास्तविक रूप में। ठीक है, ये आई और ये आई होता है, तो इनको देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आगे हम चले तो आगे हमने फिर 2 करके लिखा, क्या बताओ? अम और आहा। क्या लिखा बताओ? अम और आहा। ये क्या है? ये जब आप 11 स्वरों से अच्छे से डील कर लोगे तब अपन बात करेंगे। अब आप यात्रा को समझोगे। यात्रा पर निकले हैं हम कितने बताओ? 52 वर्णों की यात्रा पर निकले हैं। और जिस दिन हमारे 52 वर्णों की यात्रा खत्म होगी उसी दिन हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने बोला क्या बताओ? स्वर हमारे 2 रूप में पाए जाते हैं। एक होता है हमारा क्या बताओ? वास्तविक रूप, और दूसरा होता है हमारा मात्रिक रूप। क्या होता है? वास्तविक रूप और दूसरा होता है हमारा मात्रिक रूप। सबसे पहले अ की बात करें अपन, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसे अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहा जाता है। ठीक है, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब बात करेंगे अपन आ। तो यहाँ पर होगा क्या बताओ? आ। ये आ की मात्रा। फिर हम बात करेंगे ई, तो ये हो गई ई की मात्रा। फिर हो गई हमारी ई की मात्रा। फिर आएगा क्या बताओ? ये वाला छोटा ऊ। फिर आएगा आपका बड़ा ऊ, और री की मात्रा इस प्रकार से होगी। ध्यान में रखना है आपको, जैसे कि आप एक शब्द लिखते हो कृपा, आप शब्द लिखते हो पितृ, तो कुल मिलाकर के ये जो मात्रा है आपकी, ये री की मात्रा है। ठीक है, कृपा। फिर आती है आपकी किसकी मात्रा? आई की मात्रा। फिर आती है आपकी आई की मात्रा, और होता है ओ और औ। और ये 2 लोग होते हैं आपके अनुस्वार और ये होते हैं विसर्ग। ये अपने आप में वर्ण है, इनको मात्रा नहीं कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि बात करें हम कि हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में मात्र हमारी मात्राओं की संख्या होती है कितनी बताओ?
10। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या होती है 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको मैंने शुरू में ही इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या दिया था कि यदि मैं आपको बोलूं कि किसी वर्ण को आपको 5 बार बोलना है तो आपको 5 बार बोलना है। उसी प्रकार से हमारे पास अभी 11 स्वर है। कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य ये है कि पूरी वर्णमाला आपकी जीवान पर या जीभ पर कितनी सेकंड में आ जाए बताओ? 3 सेकंड में। और वो फ्लो क्या होगा वर्णमाला खत्म होते होते, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ कौन सा फ्लो होगा? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग घ इंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ अन त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व क्ष श श ष ह अक्ष तर ज्ञ स्र और ढ और ढ। अब ये फ्लो आए उसके लिए आपको मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। स्वरों की संख्या हमारे पास कितनी है बताओ? 11 है। तो 11 स्वर है तो इनको अपन कितनी बार बोलेंगे? 11 बार बोलेंगे। और आप ब्रेक लोगे कहाँ पर बताओ? री पर आप ब्रेक लोगे। कहाँ पर ब्रेक लोगे आप? री पर ब्रेक लोगे। तो आप बोलोगे अ आ इ ई उ ऊ और रुकोगे और बोलोगे री और ए आई ओ औ। सिर्फ री ए आई ओ औ। ठीक है, आपको फटाफट मेरे साथ बोलना है। बोलो अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपने स्टार्टिंग में बोला था तो वो फ्लो आपके 11 बार बोलने तक बढ़ चुका था। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या बताओ 11 स्वर और ये हो गए इनकी क्या मात्राएं। कुल मिलाकर के स्वरों का काम क्या रहता है? स्वरों का काम रहता है व्यंजनों को पूर्णता हासिल करवाना। ठीक है, ये हो गए हमारी स्वर और हमने यहाँ पर क्या करा है बताओ? पहला स्तर पार करा है। क्या बताओ? स्वरों की परिभाषाओं का। आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और अपन सेकेंड वाले फेज में एंटर मारेंगे। किसमें बताओ? स्वरों के प्रकार में। ठीक है, अब देखो, अब अपन चलते हैं कहाँ पर बताऊं? स्वर के प्रकार। ये हमने स्वरों की क्या पूर्ण करी बताओ? परिभाषा पार करी है। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है तो आप क्या लगाओगे बताओ? 11 लगाओगे। और 11 यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बताओ? 13 ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब अपन चलते हैं आगे। अब हम बोल रहे हैं क्या बताओ? स्वरों के प्रकार। अब अपन ने सेकेंड फेज में एंटर करा है और अब हमने बोला है स्वरों के प्रकार। तो अब सबसे पहले अभी आपने एक फ्लो लेकर के आए हो, जो भी स्वरों के प्रकार होंगे वो इन 11 में से ही निकल करके आएंगे। 2 स्वरों की मैं अभी कुछ बात भी नहीं कर रहा हूँ। जब अपन 11 को अच्छे से सीख चुके होंगे, अच्छे से उनका एनालिसिस कर चुके होंगे, उसके बाद अपन 2 स्वरों पर बात करेंगे। अब अपन ने बात करी क्या बताओ? स्वर। तो सबसे पहले जो भी स्वर के प्रकार होंगे वो स्वर के प्रकार होंगे और उन प्रकारों में जो निकल करके आएगा वो इन 11 स्वरों में से ही निकल करके आएगा। तो अ आ इ ई उ ऊ री और फिर आएगा आपका क्या बताओ? ए आई और ओ औ। इन 11 स्वरों में से ही निकल करके आएगा जो भी। तो अब हमारी हेडिंग बनेगी क्या बताओ? स्वरों के प्रकार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। तो स्वर आपके स्वरों के प्रकार में डायरेक्ट आप अभी भले ही से बोल रहे हो कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। और इन संयुक्त स्वरों को ही एक नाम और बोला जाता है जिसे कहा जाता है संधि। ठीक है, संयुक्त अथवा संधि स्वर। इनको आप बहुत अच्छे से फोकस करना है क्योंकि आगे चल करके ये आपको संधि में बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाले हैं, संधि वाले टॉपिक में। तो कुल मिलाकर के आपको पता है हिंदी का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है, तो उसको यहीं से लिंक करते हुए अपन चलें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मूल स्वर। तो मूल स्वर की अपन अब आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होता है आपका? परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। तो अब हमारी हेडिंग बनी 1 नंबर पर क्या बताओ? मूल स्वर। तो मूल स्वर की अपन क्या बनाएंगे बताओ? परिभाषा बनाएंगे। तो परिभाषा बनाने से पहले अपन इनको समझे। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण होते हैं जिनको सीधे सीधे अपन हिंदी वर्णमाला का परमपिता परमेश्वर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परमपिता परमेश्वर, कि उनके ऊपर कोई भी नहीं हो। और मूल स्वर आपके ऐसे स्वर होते हैं जिनको एक गूंगा व्यक्ति भी बोल लेता है। जो बाकी के स्वरों को या बाकी के वर्णों को गूंगा व्यक्ति नहीं बोल पाता है, पर मूल स्वर ऐसे स्वर होते हैं कि इनको गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है।
और बताएं अपन मूल स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी वो बोलते सीख रहा है, तो जब भी वो शुरुआत में जो भी उसके मुंह से ध्वनि निकलेगी उन्हें हम मूल स्वर बोलेंगे। मूल स्वर को ही बोलना सबसे पहले बच्चा सीखता है। जैसे कि अ हो गया, अब बच्चा अ बोलते सीख जाएगा, फिर आ नहीं बोलेगा, वो अ बोलेगा, फिर अ से धीरे धीरे आ तक जाएगा। ऐसे अपन बात करेंगे किसके ऊपर बताओ? मूल स्वरों के ऊपर। तो मूल स्वर की अपन क्या बनाएंगे बताओ? परिभाषा बनाएंगे। तो मूल स्वर की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बन सकती है कि मूल यानी कि मूल है, नींव है, जड़ है, आधार है किसका? वर्णमाला का। और जड़ आधार में किसी छत का या दीवार का सहारा नहीं लिया गया है। तो सीधे सीधे बोलें कि मूल स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके निर्माण की प्रक्रिया में या उच्चारण की प्रक्रिया में किसी दूसरे स्वरों का सहायता ना ली गई हो। कुल मिलाकर के स्वर है तो स्वतंत्र है, स्वर है तो स्वतंत्र है, पर स्वर स्वतंत्र होते हुए भी उनके निर्माण में किसी दूसरे स्वर की सहायता या सहयोग लिया गया है। पर ये वो स्वर हैं जिनके निर्माण में या उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की सहायता या सहयोग ना लिया गया हो। तो कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके निर्माण ऐसे वर्ण बोलो या स्वर के प्रकार पढ़ रहे हैं तो इन वर्णों के अंदर अपन जस्टिफाई या क्लियरिफाई किसको कर देंगे? अपन स्पष्टता किसको देंगे बताओ? स्वर को। तो हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण अथवा स्वर जिनके निर्माण में किसी दूसरे स्वरों की सहायता, किसी दूसरे स्वरों की सहायता न ली गई हो, किसी दूसरे स्वरों की सहायता ना ली गई हो, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये हमने मूल स्वरों की क्या बनाई बताओ? ये हमने मूल स्वरों की परिभाषा बनाई अपनी भाषा में। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ऐसे कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला के अंदर जो मूल स्वर होते हैं, अब आपको पता है संख्या पर आपको फोकस होना है क्योंकि संख्या से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मूल स्वरों की संख्या की बात करें अपन, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप बताओ, बताओ कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है बताओ? मूल स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। अब कौन कौन से होते हैं ऐसे स्वर जिनको गूंगा भी बोल सकता है? वो सबसे पहले 1 नंबर पर होता है आपका आ। अब देखो, अब अपन उदाहरण दे रहे हैं, देखो प्रकार में चल रहे हैं और प्रकार और उदाहरण ऐसा रहता है कि दोनों पैरेलल साथ में चलता है और परिभाषा जो रहती है वो सेपरेट चलती है। ठीक है, तो अब प्रकार में भी अपन उदाहरण वाले फेज में चल रहे हैं। तो उदाहरण आपको पता है कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? मूल स्वर एक तो होता है आपका आ। क्या होता है बताओ? अ होता है, इसको हर कोई बोल सकता है और इसके निर्माण में किसी दूसरे स्वरों की सहायता या सहयोग नहीं लिया गया है। और होता है आपका मूल स्वर एक होता है क्या बताओ? ई। फिर होता है तीसरा आपका बताओ ऊ, और चौथा होता है आपका री। ये आपके चारों के चारों क्या होते हैं बताओ? ये चारों होते हैं मूल स्वर। क्या होते हैं बताओ? मूल स्वर होते हैं। अब मूल स्वर से एक और क्वेश्चन बनता है, इन सभी को भी आपका क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। और इसके बाद में जो दो आते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यदि मूल स्वरों की आपसे संख्या पूछी जाए तो आप मूल स्वर, जब भी आप क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या होती है, क्या होता है बताओ? मूल वर्णों की संख्या होती है। तो वहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा बताओ? कि 11 तो हमारे मूल स्वर होते हैं, 11 हमारे मूल स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। फिर हम आगे चलें तो 33 हमारे मूल व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर के हमारे 44 क्या हो जाते हैं बताओ? हिंदी वर्णमाला के अंदर मूल वर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यहीं से इसको क्लियरिफाई करके चलना है। तो क्या बोला आपने कि ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर सारे भी हैं आपके, और इन सारों में भी आपका ऐसे मूल स्वर है जिनके निर्माण में हमने दूसरे स्वरों की सहायता या सहयोग नहीं लिया है। इतनी बात समझ में आ गई? मूल स्वर बोलो, इसी को आप वास्तविक स्वर भी बोलो। मूल स्वर और क्या बोलोगे आप? वास्तविक स्वर। और ये क्या आएंगे आपके? संयुक्त स्वर अथवा संधि स्वर। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ, आ गई होगी आपको। अब अपन बात करेंगे किसकी बताओ? दूसरे नंबर पर आएगा आपका संयुक्त अथवा संधि स्वर। तो दूसरे नंबर पर हम बोलेंगे क्या बताओ? संयुक्त अथवा संधि स्वर। संयुक्त अथवा संधि स्वर।
ये अब संयुक्त अथवा संधि स्वर की परिभाषा बनानी है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी परिभाषा बनेगी कि ऐसे स्वर वर्ण, ठीक है, सिर्फ स्वर को अपन क्या कर रहे हैं, स्पष्ट दे रहे हैं, या ऐसे स्वर जिनका निर्माण मूल स्वरों की सहायता से हुआ हो, ऐसे स्वर जिनका निर्माण में मूल स्वरों की सहायता या सहयोग लिया गया हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम संयुक्त अथवा संधि स्वर बोलते हैं या संयुक्त अथवा संधि स्वर कहते हैं। अब जब मैं परिभाषा को क्या कर सकता हूँ, निर्मित कर सकता हूँ, तो आप भी मेरे शब्दों को सुन करके आप आपके मन से संयुक्त अथवा संधि स्वर की परिभाषा लिख सकते हो। तो ये आपका काम है। आपको कॉपी और पेन तो लेकर के ही बैठना है। आप भले ही से PDF से पढ़ना हो तब पढ़ लेना, पर जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको कॉपी और पेन लेकर के चलना है, ताकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ आपको परिभाषाएँ बनाते सिखा सकूँ। और इसका मतलब कि बेनिफिट या लाभ ये मिलेगा कि हमको परिभाषाओं में नहीं उलझना पड़ेगा किताबों के अंदर, ठीक है। और अपनी खुद की भाषा में क्या होगी बताओ, परिभाषाएं निर्मित होकर के हमारे सामने आएंगी। परिभाषाएं निर्मित करना सीख गए, समझ लो टॉपिक के अंदर एंट्री हो गई। और एक बार एंटर तो हो आप, एग्जिट मैं आपसे करवा लूँगा। अब संयुक्त अथवा संधि स्वर की परिभाषा आप खुद बनाओगे, और ये परिभाषा बनी, क्या बनी बताओ, ऐसे स्वर वर्ण जिनके निर्माण में मूल स्वरों की सहायता अथवा सहयोग लिया गया हो, उन्हें हम संयुक्त अथवा संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त अथवा संधि स्वर निम्नलिखित होते हैं। संयुक्त अथवा संधि स्वर निम्नलिखित होते हैं। क्या होते हैं बताओ, संयुक्त अथवा संधि स्वर निम्नलिखित होते हैं। संयुक्त अथवा, तब तक आप सोच लो कि आपको संख्या कितनी बतानी है। मैं ये फैक्ट लिखूं तब तक आपको सोच लेना है कि संयुक्त अथवा संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त अथवा संधि स्वर निम्नलिखित होते हैं। संयुक्त अथवा संधि स्वर निम्नलिखित होते हैं, ये हमने बोला। अब आपको बताना है अगला फैक्ट, बताओ संधि स्वरों की या संयुक्त स्वरों की संख्या। संयुक्त अथवा संधि स्वरों की संख्या, संयुक्त अथवा संधि स्वरों की संख्या, आपको पता है स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त, जिसमें से 4 आपने मूल स्वर बोल दिए, तो इनकी संख्या कितनी होती है बताओ, 7 होती है। संयुक्त अथवा संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। संयुक्त अथवा संधि स्वरों की संख्या 7 होती है तथा निम्नलिखित होते हैं। अब संयुक्त अथवा संधि स्वर आप बोलोगे तो वो ऐसा एग्जाम्पल बनेगा आपका, जो ये जो निर्देश लिखा है, आपने परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो 1 नंबर पर मैंने उदाहरण के रूप में आपके सामने बोला कि आ को मैं संयुक्त अथवा संधि स्वर बोलूँगा। तो अभी आपने बोला कि संयुक्त अथवा संधि स्वर वो स्वर होते हैं जिनका निर्माण मूल स्वरों की सहायता से हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से कोई 2 मूल स्वर उठे होंगे और ये हमारे भैया का निर्माण हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हाँ, तो अब आप बताओ कि इस आ का जो निर्माण है किन 2 मूल स्वरों की सहायता से हुआ है। वेरी गुड, किससे हुआ है बताओ, अ और अ से। अ और अ से मिलकर के क्या बना है हमारा बताओ, आ बना है। आपको कैसे पता चलेगा, आप 2 अ को एक साथ बोलो, आ। जैसे ही आपने आ बोला तो आपके मुंह से ये आ निकला, तो अब आप बोल सकते हो कि अ और अ से मिलकर के हमारा क्या बना है बताओ, आ बना है। तो कुल मिलाकर के आपको पता चल गया कि इसको हमने संधि स्वर या संयुक्त स्वर क्यों बोला है, क्योंकि इस वर्ण ने इस निर्देश का क्या करा है बताओ, बहुत अच्छे से पालन करा है। दूसरे नंबर पर हमने बोला कि दूसरे नंबर पर हमारा संयुक्त अथवा संधि स्वर क्या होगा। हम गए किसके पास, आ। ये ई भैया तो मूल स्वर में जा करके बैठ गए आपके। तो अब हम गए किसके पास में बताओ, बड़ी ई के पास में। तो अब आपको अच्छे बच्चों की तरह, जैसे आपने यहाँ पर बताया था कि 2 अ मिलकर के हमारे आ बने हैं, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि ये जो बड़ी ई है, ये बड़ी ई किन 2 मूल स्वरों की सहायता से बनी है। गुड, किससे बनी है बताओ, एक छोटी ई और एक छोटी ई मिलकर के हमारी क्या बन गई है बताओ, बड़ी वाली ई बन गई है। दोनों को एक साथ बोलो, ई। तो जैसे ही दोनों ई को एक साथ बोला आपने, तो आपके मुंह से क्या निकला बताओ, बड़ी वाली ई निकला। चलो वेरी गुड, वापस से चलते हैं अपन। जो तीसरा स्वर है हमारा, जिसको आप संयुक्त स्वर बोल रहे हो, वो है आपका कौन सा बताओ, बड़ा ऊ। क्योंकि ये छोटे ऊ तो मूल स्वर में जा करके बैठ गए। अब आपको वापस से अच्छे बच्चों की तरह बताना है कि इन बड़े ऊ का निर्माण किन 2 स्वरों की सहायता से हुआ है। तो बड़े ऊ का निर्माण आपका इन 2 स्वरों की सहायता से हुआ है। कौन सा, एक छोटा ऊ और एक छोटा ऊ। दोनों को जब आप बोलोगे ऊ, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा बताओ, बड़ा वाला ऊ निकलेगा।
अब री भैया यहाँ जा करके बैठ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ है, तो यहाँ लघु लघु को यहाँ लिखा आपने और दीर्घ दीर्घ को यहाँ लिखा, तो इन भैया को भी लिख देते। इनसे क्या आपकी दुश्मनी थी कि इनको भी मूल स्वर बना देते और इसको भी मूल स्वर बना देते, जो बड़े बड़े थे उनको वापस से दीर्घ स्वर बोल देते हम। तो ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर आपने इसकी परिभाषा को देखो, आप किसी दूसरे स्वर की सहायता या सहयोग ना लिया गया हो, स्वतंत्र है। पर ये जो बड़े आपके ए भैया हैं, ये जो ए हैं जिसको आप लघु बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो इन ए का खुद का निर्माण आपके दो मूल स्वरों की सहायता से हुआ है। तो ये ए इस परिभाषा को फॉलो न करते हुए इस वाली परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं। कौन? ए। तो अब आपने यहाँ पर तो बता दिया, कुल मिलाकर के ये ए आपने बता दिया कि सर ए हमारा दीर्घ स्वर आएगा। तो अब आप लोगों ने बताना है, क्या बताना है बताओ, कि ये जो ए है, और यहीं से इंपॉर्टेंट चालू होता है। यहाँ तो सब देख करके ही बता देते हैं कि बड़े ऊ का निर्माण इस ऊ से हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर असली दिक्कत शुरू होती है हमारी, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब आपको बताना है कि ये जो ए है, दीर्घ तो मैंने बोल दिया कि दो मूल स्वरों से हुआ है, इसलिए इसको मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये जो ए वर्ण है आपका, इस ए वर्ण का निर्माण किन दो मूल स्वरों की सहायता से हुआ है। वेरी गुड। किससे हुआ है बताओ? यहाँ पर हुआ है आपका अ और ई। जब आप इस अ और ई दोनों को एक साथ बोलोगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा बताओ? ए। बोल करके देखो, आई आई। अ और ई एक साथ बोलो, आई आई। क्या निकला बताओ? हमारे मुंह से ए निकला। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब अपन चले कहाँ पर बताओ? चौथे वर्ण पर। चौथे वर्ण पर गए हम, तो चौथा वर्ण हमारा क्या है बताओ? बड़ा वाला ए है। तो ये जो ए है, अब आप लोगों को बताना है। आपका क्वेश्चन में पूछे यदि कि ए वर्ण का निर्माण किससे हुआ है, तो अ और ई से मिलकर के आपका क्या बना है बताओ? ए बना है। अब आपने बोला क्या बताओ? ए। ये वाला जो ए वर्ण है, इस ए वर्ण का निर्माण किससे हुआ है? ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं किसकी? ए की। तो ये जो ए वर्ण का निर्माण हुआ है आपका, एक तो मूल स्वर उठा क्या बताओ? आ। और आपका कौन आया बताओ? छोटे भैया आए बड़े भैया का निर्माण करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपके छोटे भैया आए थे बड़े भैया का निर्माण करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी छोटे भैया आए हैं बड़े भैया का निर्माण करने के लिए। क्या बोला आपने बताओ? ऐ। ऐ। बोले ये कहाँ? अब कहाँ मूल स्वर तो दिख ही नहीं रहा हमको, ये कहाँ से परिभाषा फॉलो कर रहा है? ये तो खुद संयुक्त स्वर आ गया। हाँ भैया, संयुक्त स्वर आया है, पर संयुक्त स्वर बनने से पहले वो खुद मूल स्वर था। अब या तो आप ए ही बोलो या अ ही बोलो, दोनों रूप में आपका क्या होगा बताओ? आपके मुंह से बड़े वाले ए का उच्चारण होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, वेरी गुड। अब अपन चले कहाँ पर? बोले आपने तो 7 संयुक्त स्वर बोले हैं, तो अब अपन गए किसके पास में बताओ? 5वें वाले संयुक्त स्वर के पास में। तो ये हो गए आपके 3, ये सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आपका क्या बन गया बताओ? 4, और ये बना है आपका 5वां, और यहाँ पर आया है आपका क्या बताओ? 6ठा। ठीक है, तो ये बना ए। 6ठे नंबर पर कौन आया अपने पास? यहाँ तक पहुँच गए अपन। क्या आया बताओ? ओ। क्या आया है आपका? ओ। अब जिस प्रकार से आपने अच्छे बच्चों की तरह क्या बताया था कि सर ए का निर्माण हमारा अ और ई से हुआ है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर से कौन से 2 मूल स्वर उठाओगे जिससे आपके मुंह से ओ का उच्चारण हो? बताओ। वेरी गुड। क्या आएगा आपका बताओ? अ और क्या आएगा बताओ? ऊ। अ और ऊ। अब दोनों को एक साथ बोलो, क्या आपके मुंह से ओ निकल रहा है? क्या बोलो? ओ ओ ओ ओ। हाँ, वेरी गुड, निकल रहा है। तो इसने भी आपकी क्या करा बताओ? संयुक्त स्वर अथवा संधि स्वर की परिभाषा को इसने फॉलो करा। अब अपन गए किसके पास में बताओ? 7वें और अंतिम स्वर के पास में। तो 7वां और अंतिम स्वर बना आपका क्या बताओ? औ। और अब बताओ आप, इस औ का निर्माण किन 2 मूल स्वरों की सहायता से हुआ है? कुल मिलाकर के वापस से बड़े भैया का निर्माण करना है, तो वापस से योगदान देने के लिए कौन आएंगे आपके बताओ? छोटे भैया आएंगे। तो ये अ और कौन आया आपका? औ। वापस से बात वही आ जाती है कि सर अभी आपने बोला था कि मूल स्वरों से निर्माण होगा। हाँ भैया, तो आपके मूल स्वर से ही तो बना है ये अ, और किससे आया? आपके ऊ। अब तीनों को एक साथ बोलो या दोनों को एक साथ बोलो? औ। अब बोलो औ। तो कुल मिलाकर के किसका उच्चारण हुआ हमारे मुंह से? औ का। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट फेज चालू होता है, क्योंकि यहाँ पर तो स्पष्ट दिखते हैं हमारे यहाँ तक तो, पर यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाता है बताओ? यहाँ पर आपके सेम मूल स्वर चल रहे थे, और यहाँ से क्या हुआ आपके बताओ? मूल स्वर चेंज होने लग गए। मूल स्वर क्या होने लग गए बताओ? चेंज होने लग गए। 2 मूल स्वर आ गए। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई?
हाँ, उम्मीद की जा सकती है कि आ गई होगी। मैं थोड़ा सा साइड से हो जाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता चल गया, क्या देखा आपने बताओ, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। क्या लगता है आपको, क्या हमने स्वरों के प्रकार पूरे पढ़ लिए? अरे भैया ये तो स्टार्टिंग है, अभी देखो आगे आगे होता है क्या, ठीक है। अब अपनी हेडिंग बनेगी, ये मूल स्वर हो गए, संयुक्त स्वर अथवा संधि स्वर हो गए। ये आपका पहले नंबर का प्रकार के अंदर भी पहला पॉइंट है। ये प्रकार के अंदर क्या है बताओ, पहला पॉइंट है। अभी तो प्रकार में ही चलेंगे और मैं आपको पॉइंट बताते जाऊंगा और उनके आधार पर अपन स्वरों को क्या करते जाएंगे, बांटते जाएंगे। मूल स्वर समझ में आ गए आपको बहुत अच्छे से, और संयुक्त स्वर आपको समझ में आ गए, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे क्या बताओ, जैसे ये एक हेडिंग बनी थी आपकी मूल स्वर और संयुक्त स्वर, उसी प्रकार से अब आपकी दूसरी हेडिंग बनेगी। दूसरी हेडिंग ये बनेगी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब देखो, किसी स्वर को बोलते वक्त कम समय लगता है और किसी स्वर को बोलते वक्त क्या लगता है, आपका ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। उसके पहले आप मुझे बताओगे मूल स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? हाँ, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं आपके बताओ? अ होते हैं। अभी अपन प्रकार के अंदर ही चलेंगे, प्रकार के अंदर ही आपके लगभग 7 पॉइंट बनेंगे। कितने पॉइंट बनेंगे बताओ? 7। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर मैं यहाँ पर कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है। एग्ज़ाम का लेवल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा, पर कम पढ़ा, मान लो मैंने एक प्रकार आपके सामने डिस्क्राइब नहीं करा और क्वेश्चन वहीं से बन गया, तो ये इतनी अपन ने जो पढ़ा है वो सारा 1 मिनट में व्यर्थ चला जाएगा। तो क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। समझ में आ गई? वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो या आप मेरे साथ इस स्पीड से भी चढ़ सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टॉपिक की एंट्री थोड़ी स्लो हो। यदि स्लो हुई तो वो क्या होगा बताओ, एक मजबूत निर्माण होगा टॉपिक का और वो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क के अंदर बना रहेगा। तो स्टार्टिंग में यदि आप वीडियो देखते हो तो आपको थोड़ी कम स्पीड से देखना है। दोबारा आपको रिवीजन के पर्पज से देखना हो तो आप उसकी स्पीड 2 गुना 3 गुना जितनी करके देखना चाहे देख सकते हो, ठीक है। अब आपकी दूसरे नंबर की एक हेडिंग पढ़ी आपने, ऐसी 7 हेडिंग पढ़ेंगे अपन। तो ये मत बोलना बीच बीच में कि सर प्रकार कंप्लीट हुए कि नहीं हुए और कितने बचे हैं। 7 चलेंगे अपन, 7 हेडिंग बनाएंगे और 7 हेडिंग के अंदर देखेंगे। तो दूसरे नंबर की आपकी हेडिंग बनेगी किसके अंदर बताओ? स्वरों के प्रकार में ही। तो दूसरे नंबर की हेडिंग ये बनेगी हमारे उच्चारण में लगने वाले, दूसरे नंबर की हेडिंग बनेगी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये आपकी हेडिंग बनी। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वो आपके मूल स्वर और संयुक्त स्वर के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे। और आपको क्या बताऊं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर पर अपन चलें तो सबसे पहले 1 नंबर पर देखेंगे हम, उसे बोलेंगे अपन ऋस्व स्वर। अब यहीं पर वही ऋस्व स्वर, ये शब्द आपका परिभाषा में भी आया था कि नहीं आया था? और इसी को अपन ने क्या बोल दिया था बताओ? लघु भी बोल दिया था। तो ऋस्व स्वर अथवा इसी को क्या बोलेंगे अपन बताओ? लघु स्वर। दूसरे नंबर पर आएगा आपका क्या बताओ? दूसरे नंबर पर आएगा आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ अथवा इसी को क्या बोल रहे हैं हम बताओ? गुरु स्वर। दीर्घ अथवा गुरु स्वर्ग, गुरु स्वर, ऋस्व अथवा लघु स्वर, दीर्घ अथवा गुरु स्वर। अब अपन तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा हमारा प्लुत स्वर। क्या आएगा बताओ? प्लुत स्वर। तीसरे नंबर पर आएगा हमारा प्लुत स्वर। कौन क्या होता है वो सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये 3 शब्द हमारे माइंड में फिट हो। क्या होता है बताओ? ऋस्व अथवा लघु स्वर, दीर्घ अथवा गुरु स्वर, ऋस्व अथवा लघु स्वर, दीर्घ अथवा गुरु स्वर और प्लुत स्वर। 3 पॉइंट है, 3 बार बोलेंगे। इंस्ट्रक्शन को आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। ऋस्व अथवा लघु स्वर, दीर्घ अथवा गुरु स्वर, ऋस्व अथवा लघु स्वर, दीर्घ अथवा गुरु स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व अथवा लघु स्वर, दीर्घ अथवा गुरु स्वर और आपका क्या बताओ? प्लुत स्वर। इतनी बात आप लोगों ने समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब अपन बात करेंगे किसकी बताओ? 1 नंबर पर पढ़ेंगे हम ऋस्व अथवा क्या आपका बताओ? लघु स्वर। अब आपको हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका बहुत अच्छे से पता है। क्या होता है बताओ? परिभाषा, प्रकार और आपका क्या होता है बताओ? उदाहरण। परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। परिभाषा, प्रकार, उदाहरण।
तो अब ह्रस्व अथवा लघु स्वर की क्या बनाएंगे अपन, बताओ, परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा आपके नाम में ही छुपी होती है, आपकी हेडिंग में ही छुपी होती है। ह्रस्व अथवा लघु स्वर, लघु बोलो, इसको छोटा बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब अपन बात करेंगे समय के आधार पर। ऐसे स्वर, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। कम समय और अधिक समय, अधिक समय और कम समय, उसके आधार पर हम स्वरों को क्या कर रहे हैं, बताओ, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन से ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम लगता है, जिनको बोलने में ज़्यादा लगता है, जिनको बोलने में और ज़्यादा लगता है। तो अब अपन ने बोला क्या, बताओ, ह्रस्व अथवा लघु स्वर। तो ह्रस्व अथवा लघु स्वर की अपन परिभाषा बनाएंगे। तो परिभाषा ऐसे बनेगी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, या ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में या उच्चारित करने में, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में कम समय लगता हो। क्या लगता हो, बताओ, कम समय लगता हो। ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व अथवा लघु, ह्रस्व अथवा लघु स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व अथवा लघु स्वर कहते हैं। कैसे पता चलेगा, कंपेयर कर करके देखेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं इनडायरेक्टली बोलूँ आपको कि ह्रस्व अथवा लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है, कितनी होती है बताओ, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बताओ, इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व अथवा लघु स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व अथवा लघु स्वर, इनकी संख्या हमारी 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सीधे सीधे इनडायरेक्टली आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए बोल दिया जाए कि जो हमारे मूल स्वर थे, उन मूल स्वरों को ही हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, क्योंकि उनके निर्माण में कम समय लगा है तो उनके उच्चारण में भी कम समय लगेगा। ठीक है, तो आपके इनकी संख्या 4 होती है। और अपन इनडायरेक्टली कौन से वाले फेज में भी जा रहे हैं, बताओ, उदाहरण में। तो उदाहरण या फिर ह्रस्व अथवा लघु स्वर निम्नलिखित होते हैं। ऐसे करके आपको जो भी आपके सुंदर सुंदर नोट्स में लिखना है, हेडिंग बना करके आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होता है आपका, क्या बताओ, एक तो अ होता है। देखो, अ को बोलो, फट से बोला अ, लेकिन आप आ को बोलोगे तो इसकी तुलना में ज़्यादा समय लगेगा। तो आ हमारे इस परिभाषा, इस निर्देश का पालन नहीं करता, इसलिए वो हमारा उदाहरण भी नहीं बन सकता। एक हो गया आपका अ, एक हो गया आपका ई, एक हुआ आपका उ, और एक हुआ आपका क्या बताओ, री। ये चारों को चारों मूल स्वर को उठा करके कहाँ पटक दिया हमने, बताओ, मूल स्वर को उठा करके ह्रस्व अथवा लघु स्वर में पटक दिया, क्योंकि इनके निर्माण में भी कम समय लगा था, इसलिए इनको मूल स्वर बोला। और इनके उच्चारण में भी क्या लग रहा है, हमारा कम समय लग रहा है, इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं, ह्रस्व अथवा लघु स्वर बोल रहे हैं। ठीक है, वापस से गए हम कहाँ पर, बताओ, दूसरे नंबर पर हमने हेडिंग बनाई। तो दूसरे नंबर पर हमारी हेडिंग बनेगी क्या, बताओ, दीर्घ अथवा गुरु स्वर। दूसरे नंबर पर हमने बोला क्या, बताओ, दीर्घ अथवा गुरु स्वर। अब आपको अच्छे बच्चों की तरह परिभाषा खुद बनानी है। ठीक है, ये हेडिंग, ये डबल इन्वर्टेड, परिभाषा क्या बनाओगे आप लोग। ठीक है, मैं अब इधर से आपको सहायता करता हूँ और आप खुद बना करके आपके नोट्स में नोट डाउन करोगे। क्या बोला, बताओ, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व अथवा लघु स्वर कहते हैं। क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में ज़्यादा समय लगे, थोड़ा ज़्यादा लगे, किनकी, इनकी तुलना में, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में थोड़ा अधिक समय लगता हो उन्हें हम ह्रस्व अथवा लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व नहीं, उन्हें हम दीर्घ अथवा गुरु स्वर कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा मैं लिख ही देता हूँ कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में, चलो इसको फिर एक और परिभाषा बनाएंगे अथवा करके। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगे, थोड़ा अधिक समय लगता हो, थोड़ा अधिक समय लगता हो उन्हें, थोड़ा अधिक समय लगता हो उन्हें दीर्घ अथवा गुरु स्वर कहते हैं। दीर्घ अथवा गुरु स्वर कहते हैं। अब आपको पता था, क्या पता था, कि आपके जो मूल स्वर है उन्हीं से मिलकर के आपका संयुक्त स्वर बना था,
बना था कि नहीं बना था? दो मूल स्वर मिलकर के एक संयुक्त स्वर बना रहे थे। तो क्या ये जो दीर्घ स्वर है, ये सारे के सारे संयुक्त स्वर यदि इसके उदाहरण बना करके अपन दीर्घ स्वर में रखेंगे तो उनके निर्माण में दो स्वरों मूल स्वरों की सहायता लग रही थी, तो क्या उच्चारण में उन्हें मूल स्वर की तुलना में 2 गुना समय नहीं लगेगा क्या? तो अथवा करके अपन ऐसी एक परिभाषा और बना सकते हैं। एक परिभाषा और बनेगी आपकी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मूल स्वर की तुलना में, मूल स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता हो, 2 गुना समय लगता हो, उन्हें दीर्घ अथवा गुरु स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ अथवा गुरु स्वर कहते हैं। ये हमने क्या बनाई बताओ? ये हमने हमारे शब्दों में स्वनिर्मित परिभाषा बनाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन उदाहरण। यदि बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या कितनी होती है बताओ? तो इनकी संख्या हमारी कितनी, इधर 4 थी, 11 स्वर है, तो कितनी होती है बताओ? 7 होती हैं। और अब आपको बताना है इसके उदाहरण। तो कुल मिलाकर के उदाहरण आपके सारे के सारे संयुक्त स्वरों को आप दीर्घ अथवा गुरु स्वर बोल सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण में आ जाएगा आपका क्या बताओ? आ। क्या आ की तुलना में 2 गुना समय नहीं लगा इसको बोलने में? बिल्कुल लगा। आ। फिर क्या हो सकता है आपका बताओ? बड़ी ई। फिर क्या हो सकता है आपका? बड़ा ऊ। और री तो यहाँ बैठ गया। क्या आएगा आपका बताओ? ए। ए को भी आपको अ और ई से मिलकर के बना है, तो 2 गुना समय लगा आपका। आई। और क्या हो जाएगा आपका? आई। फिर आ जाएगा ओ। और फिर आएगा आपका क्या बताओ? औ। ये सब के सब आपके क्या बन जाएंगे बताओ? दीर्घ स्वर बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब अपन बात करते हैं किसकी बताओ? प्लुत स्वरों की। दोनों सेम है, एक दूसरे को कंपेयर करके माइंड में बिठाओ। परिभाषा बहुत आसानी से बनेगी आपकी और आप बहुत अच्छी परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, उससे भी अच्छी जो किताब में लिखी हुई है, किताब से भी अच्छी परिभाषाओं का निर्माण आप अपनी भाषा में कर सकते हो। और इनका निर्माण करोगे तो भूलने का कभी सवाल पैदा नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों ने। अब अपन चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमारी हेडिंग बनेगी क्या बताओ? तीसरे नंबर पर हमारी हेडिंग बनेगी प्लुत स्वर। क्या बनेगी बताओ? प्लुत स्वर। अब बोले सर 11 के 11 स्वरों को तो बिठा दिया आपने, इन प्लुत स्वरों को कहाँ लेकर के जाओगे आप? तो प्लुत स्वरों की बात करते हैं अपन। इसकी परिभाषा देखो ऐसा बना सकते हैं अपन कि यहाँ पर थोड़ा अधिक समय लग रहा था, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या बताओ? आप यहाँ पर बोर्ड पर ज़्यादा जगह नहीं है तो आप खुद लिखोगे, मैं बोल दूंगा आप लिखते जाओगे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने बोला क्या बताओ? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक, यहाँ पर अपन लिखोगे बहुत अधिक। क्या बोलोगे बताओ? बहुत अधिक समय लगता हो, बहुत अधिक समय लगता हो, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। बहुत अधिक समय लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर क्या है आपके बताओ? बहुत अधिक समय लगता हो उन्हें हम क्या बोलेंगे बताओ? उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये तो आपने एक परिभाषा बना ली कि प्लुत स्वर कहते हैं। अब अथवा करके एक और परिभाषा आप बनाओगे। क्या बनाओगे बताओ? कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मूल स्वरों की तुलना में, यहाँ पर दुगना हो गया था, मूल स्वरों की तुलना में तिगुना, मूल स्वरों की तुलना में तिगुना तथा दीर्घ अथवा गुरु स्वरों की तुलना में, अथवा दीर्घ अथवा गुरु स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? प्लुत स्वर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं बनी? फिर से बनाना परिभाषा। क्या बोल रहे हैं बताओ? प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये परिभाषा बनाई आपने। अथवा करके एक और परिभाषा आप बनाओगे। अथवा करके एक और परिभाषा बनेगी आपकी। क्या बताओ? कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मूल स्वरों की तुलना में, इन मूल स्वरों की तुलना में तिगुना, मूल स्वर की तुलना में क्या हो बताओ? मूल स्वरों की तुलना में तिगुना, मूल स्वरों की तुलना में तिगुना, तिगुना यानी कि तिगुना समय तथा दीर्घ स्वरों की तुलना में, दीर्घ स्वरों की तुलना में कितना समय लगता हो? 2 गुना समय लगता हो, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। बोले सर 11 के 11 तो फिट हो गए, यहाँ पर क्या लाएंगे? तो सारे जो स्वर होते हैं हमारे, सारे स्वरों का प्रयोग प्लुत स्वरों की तरह किया जा सकता है।
कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो अपन बात करें कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। इनका प्रयोग होता है किसी को बुलाने में, कोई दूर व्यक्ति खड़ा है तो उस दूर व्यक्ति खड़े को बुलाने में, या किसी को संबोधित करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। किसी को पुकारने में, किसी को बुलाने में कैसे करते हैं? अब एक बात आप ध्यान रखोगे आप कि इनका प्रयोग, ये फैक्ट भी आप खुद नोट डाउन करोगे कि प्लुत स्वरों का प्रयोग किसी को संबोधन करने में, प्लुत स्वरों का प्रयोग किसी को संबोधन करने में अथवा किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और अगला फैक्ट बनाओगे कि सारे स्वरों का प्रयोग प्लुत स्वरों की तरह किया जा सकता है। तो संख्या की तो बात ही नहीं की जा सकती कि 11 के 11 स्वर हमारे क्या बन सकते हैं? बताओ, प्लुत स्वर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी सारे के सारे स्वर हमारे क्या बन सकते हैं? प्लुत स्वर बन सकते हैं। तो अब जैसे कि किसी को पुकारने के लिए, उदाहरण के लिए मान लो रावण जो था सीता माता का हरण करके ले गया था। राम और लक्ष्मण, श्री राम और लक्ष्मण क्या कर रहे थे? बताओ, उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे और पुकार रहे थे उनको। कैसे पुकार रहे थे? सीते सीते ऐसे करके राम जी क्या लगा रहे थे? बताओ, आवाज़ लगा रहे थे। तो कैसे बोल रहे थे वो? बताओ, सीते ऐसे करके बोल रहे थे। तो जब हमको ध्वन्यात्मक रूप से प्लुत स्वरों का प्रयोग करना है तो लंबा आलाप ले लेंगे हम सीते। पर जब हमको क्या करना है? बताओ, जब हमको लिखित रूप में प्रदर्शित करना है कि ये यहाँ पर हमारे प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको एक प्लुत चिन्ह, इस प्लुत चिन्ह को मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर? बताओ, वर्णमाला में। क्या बताऊंगा? बताओ, वर्णमाला में इस प्लुत चिन्ह का प्रयोग आपको समझाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि सीते, तो सीते बोला तो यहाँ पर कम आलाप लिया। मान लो मुझे और लंबा आलाप लेना है कि सीते, तो कुल मिला करके यहाँ पर भले ही से अपन ने बोल दिया है कि तिगुना दुगुना, पर इसका प्रयोग इस प्रकार से भी आपका किया जा सकता है कि हमने ज़्यादा लंबा आलाप लिया है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, यहाँ पर आपने जो प्लुत स्वर का प्रयोग करा है, यहाँ पर जो वर्ण के अंत में आने वाला स्वर ही आपका क्या बनता है? बताओ, प्लुत स्वर। तो यहाँ पर प्लुत स्वर का कौन सा स्वर प्लुत स्वर में बना आपका? बताओ, ए जो स्वर था वो आपका प्लुत स्वर में बना। उसी प्रकार से आपने बोला क्या? बताओ, सुनो, ऐसे करके बोलते हैं अपन, सुनो। तो ये आपने बोला सुनो, ऐसे करके आपने जैसे ही बोला तो यहाँ पर ये सुनो ऐसे करके आपका आया। तो यहाँ पर ये जो प्लुत स्वर था, ये अंतिम स्वर क्या था? बताओ, ओ। तो यहाँ पर आपने इस ओ का प्रयोग कैसे कर लिया? बताओ, प्लुत स्वर की तरह कर लिया। तो ये हो गया सुनो। जैसे मान लो मोहन है, मोहन दूर खड़ा है, मोहन को बुलाना है अपने को, तो कैसे बुलाएंगे अपन? मोहन, ऐसे करके अपन आवाज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या निकला? बताओ, ये मो और बीच में ही आपने आलाप दे दिया, मोहन ऐसे करके आपने बोला। तो यहाँ पर ये ओ जो था ये आपका क्या बन गया? बताओ, प्लुत स्वर बन गया। मान लो कोई महाराजा धीराज पहले आते थे, राजा महाराजा, तो दरबान कैसे आवाज़ लगाते थे? महाराजा धीराज बाहुबली पधार रहे हैं, ऐसे करके जो हैं निकाला था वो। तो ये जो हैं था आपका, ये हैं जो था आपका, तो यहाँ पर ये वाला स्वर आपका क्या बना था? बताओ, प्लुत स्वर बना था। ठीक है। अभी भी आपके स्वरों के और प्रकार बचे हुए हैं जिनको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि इसी लेक्चर में पढ़ने लगे तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद की जा सकती है कि आप कॉपी पेन ले करके नोट्स को, प्रत्येक फैक्टों को आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है। अदरवाइज़ हम आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन टॉपिक पूरा होने के बाद। ठीक है। वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।